हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रन टाइम एरर्स के बारे में। पिछले ही लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में समझना शुरू कर दिया था और पिछले लेक्चर में फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो कि हमारी सिंटैक्स एरर थी, हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम रन टाइम एरर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि रन टाइम एरर्स क्या होती हैं, रन टाइम एरर्स किन वजह से आती हैं। सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर में कहीं ना कहीं हम बीच बीच में कंपैरिजन कराते हुए भी चल रहे होंगे ताकि क्लैरिटी दोनों चीज़ों के बीच में मिले, और हम फिर लास्ट में प्रैक्टिकली कोड में भी देखेंगे कि ये एरर्स हमारे कोड में आती कैसी हैं और हमें कैसे समझना है कि ये रन टाइम एरर है या फिर नहीं है। इतनी बात क्लियर हो जाती है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दूसरे तरह के एरर्स के बारे में, यानी द सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो हमारे प्रोग्राम में हमें देखने को मिलती है, और वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज रन टाइम। ठीक है, कि रन टाइम का क्या मतलब है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो रन टाइम एरर्स को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो रन टाइम के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका मतलब होता है व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है कि रन टाइम का मतलब ये है कि वो टाइम कि जब हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट बोले या फिर हम इसे एग्जीक्यूशन का स्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूशन का स्टेज भी हम इसे बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है कि व्हाट एक्चुअली इज रन टाइम। रन टाइम का मतलब यह है कि वो टाइम, वो वक्त जब हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में था, यानी कि एग्जीक्यूशन की स्टेट में था। और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेज में तब पहुंचता है जब उसमें किसी तरह की कोई सिंटैक्स एरर्स मौजूद नहीं होती हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात करी कि सिंटैक्स एरर्स के बारे में और यह समझा था कि अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर्स आती हैं तो उसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्टेज तक पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही उसे रोक दिया जाता है और हमें उन एरर्स के बारे में बता दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट रहता है और हमें एरर्स के बारे में क्लियर फीडबैक भी मिलता है कि हमने ये गलती करी है। ये बात समझ में आती है? तो रन टाइम पे प्रोग्राम तभी पहुंचेगा जब उस प्रोग्राम के अंदर किसी तरह की कोई सिंटैक्स एरर्स नहीं मौजूद थी। एक बार जब हमने क्लास को कंपाइल कर दिया और नीचे लिख करके आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, तब हम बाहर जा करके मेन मेथड को कॉल लगाते थे। क्या करते थे? मेन मेथड को कॉल लगाते थे, उस पर क्लिक करते थे ब्लूजे में। वही वक्त कि जब मैंने मेन मेथड पे क्लिक कर दिया और उसको कॉल लग गई, और उसी के फौरन बाद से होता क्या है, उस प्रोग्राम के रन टाइम शुरू हो जाता है, यानी कि अब वो प्रोग्राम रन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है कि रन टाइम का मतलब क्या है। वो वही वक्त है कि जिस वक्त हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में यानी एग्जीक्यूशन स्टेट में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रन टाइम एरर्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो रन टाइम एरर्स का मतलब ये है कि these are errors that occur during the execution of the program। ये बात समझ में आती है? ये वो एरर्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कब होंगी? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, कंपाइलेशन स्टेज में नहीं है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टेज में है, प्रोग्राम की लाइंस को बकायदा मेमोरी पे चलाया जा रहा है, रन कराया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और क्यों होगा? प्राइमरली ड्यू टू द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम which can only be resolved at run time। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, क्या करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम्स ऐसे लिखते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट इनपुट की होती है कभी, ठीक है, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट फाइल की पड़ जाती है, जिसमें हमें किसी और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए मुझे प्रिंटर का एक्सेस चाहिए था। इस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे प्रोग्राम में पड़ जाती हैं। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट की वजह से होता क्या है कि मान लीजिए मैं इनपुट जब ले रहा था, उस वक्त मेरे कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से एक रन टाइम एरर क्रिएट हो सकती है, या फिर इनपुट लेते वक्त मैंने किसी एक फॉर्मेट को बताया था कि मुझे इस फॉर्मेट में इनपुट चाहिए। अगर वो फॉर्मेट फॉलो ना हो तो होता क्या है कि मुझे एरर देखने को मिलती है ड्यूरिंग रन टाइम। ये बात पहले से हमें नहीं पता होती है, इसलिए इसे कंपाइलेशन स्टेज में यानी सिंटैक्स एरर में कहना मुश्किल होता है। लेकिन ये बात हमें तब पता चलती है जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम की कोई ना कोई स्टेट आती है। अब ये स्टेट इनपुट की स्टेट हो सकती है कि जिस वक्त प्रोग्राम इनपुट मांग रहा हो,
ये स्टेट किसी तरह के ऑपरेशन की हो सकती है जिस वक्त प्रोग्राम ऑपरेशन करा रहा हो। ठीक है, समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हो सकती हैं और उसी वक्त हमें पता चलेगा जब ये प्रोग्राम रन होगा, तभी हमें इस एरर के बारे में पता चलता है। तो इतनी बात क्लियर होती है। रन टाइम एरर्स आर द एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त पर हमें पता चलेगा इन एरर्स के बारे में। कब क्यों होती है? प्राइमरली ड्यू टू द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्टेट की वजह से, वो फिर चाहे इनपुट ले रहा था, इनपुट गलत डाल दिया हमने, उसकी वजह से एरर आ सकती है। फाइल चाहिए थी प्रोग्राम को, मैंने फाइल का पाथ गलत डाल दिया, एड्रेस उसका गलत डाल दिया फाइल का, तो उसे वो फाइल मिली नहीं जिसकी वजह से एरर आ सकती है। या फिर मैं कोई इनवैलिड ऑपरेशन कराने लगा अपने कोड के अंदर जिसकी वजह से एरर आ सकती है। सिंटैक्स एरर इनवैलिड ऑपरेशन को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन वो रन टाइम पे ही पता चलेगा, which can only be resolved at run time। इतनी बात समझ में आ गई। Now the question is when, यानी कि ये रन टाइम एरर आएगी कब? It arises when the compiler fails to properly execute a statement। हमने अपना प्रोग्राम लिखा, ठीक है, बात को समझिएगा, हमने अपना प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में मल्टीपल लाइंस लिखी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उसने पहली स्टेटमेंट कराई, रन हो गई, दूसरी स्टेटमेंट चलाई, हो गई, तीसरी स्टेटमेंट चलाई, हो गई, चौथी स्टेटमेंट वो नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि मैंने यहां पर कुछ तो इनवैलिड काम किया हुआ था जो नहीं हो सकता था, फिर वो चाहे कोई ऑपरेशन ही क्यों ना हो। क्लियर हो गई बात? सिंटैक्टिकली उस लाइन को देखा जाए तो उसका सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन जब रन कराया गया उस वक्त वो रन नहीं होता है। तो बात को समझिएगा, सिंटैक्स एरर इज अ डिफरेंट थिंग और रन टाइम एरर इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर हो रही है बात? तो रन टाइम एरर कब आएगी? ये तभी आती है जब हमारे प्रोग्राम की किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते वक्त वो सही से प्रॉपरली रन नहीं होती है, फेल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? एक रन टाइम एरर आ जाती है। ठीक है, और ये हमें पता भी चल जाता है, वहां पर एरर की आउटपुट विंडो में वो एरर प्रिंट होती हुई भी दिखाई देती है। अभी हम भी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब बात करते हैं रन टाइम एरर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। वैसे ये तो कोई अच्छी चीज है नहीं कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी जाए, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है वो सारी बातें जो रन टाइम से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? प्रोग्राम कंपाइल्स सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक रन टाइम एरर आती है उसमें कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। रन टाइम एरर आने से पहले ही प्रोग्राम कंपाइल अच्छी तरह से यानी सक्सेसफुली हो जाता है, जो ये डिनोट करता है कि प्रोग्राम में किसी तरह की कोई सिंटैक्स एरर नहीं मौजूद है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे रन टाइम एरर भी नहीं मौजूद है। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है कि रन टाइम एरर के अकर होने का टाइम है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि जब उस प्रोग्राम को रन कराया जाएगा सिर्फ तभी हमें उन एरर्स के बारे में पता चलेगा। तीसरी चीज है डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम स्टेट। यही बात हमने डेफिनेशन में भी करी कि रन टाइम एरर्स किस पे डिपेंड करेगा? प्रोग्राम के स्टेट पे डिपेंड करेगा। प्रोग्राम में अगर ऐसा कोई चीज लिखी हुई है, ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है जो इनवैलिड है, या फिर इनपुट के दौरान कोई गलत फॉर्मेट दे दिया जाए, तो जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम की स्टेट की वजह से भी रन टाइम एरर देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगर हम एनालॉजी की बात करें तो हमारे पास दो एनालॉजी है, कार्स और रेसिपी। अब थोड़ा सा समझिएगा, हुआ क्या कि मेरे पास एक कार थी, ठीक है, मैंने उस कार को स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है, अब स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, स्टार्ट वो नहीं होती है, वजह थी कि उस कार में पेट्रोल या फिर डीजल जो भी था वो नहीं था वहां पर। क्लियर है? अब बताइए ये किस तरह की एरर है? इज इट अ सिंटैक्स एरर और अ रन टाइम एरर? ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि क्योंकि कार स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी उसका एग्जीक्यूशन तक मामला पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब ये एरर एक सिंटैक्स एरर है। ठीक है, यानी सिंटैक्स क्या? सिंटैक्स आर दी रूल, ठीक है, जिससे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना काम करती है, वो समझती है बातों को। तो कार के रेस्पेक्ट में ये रूल है कि कार को स्टार्ट करने के लिए उसमें पेट्रोल या फिर डीजल जो भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसमें मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए। ये एक सिंटैक्स है, एक रूल है, और अगर वो वहां पर नहीं था जिसकी वजह से कार क्या हुआ? स्टार्ट भी नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ गए। अब मान लेते हैं कार में किसी तरह की कोई फॉल्ट थी, कोई भी फॉल्ट हो सकती है। जब हमने कार को स्टार्ट किया तो वो कार स्टार्ट हो जाती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है। ठीक, आगे बढ़ते हुए कुछ देर के बाद कार अचानक से रुक जाती है।
स्टॉप हो जाती है। वजह क्या हो सकती है कि रन टाइम के दौरान, कि जिस वक्त कार रनिंग स्टेट में थी उस वक्त अचानक से किसी एक एरर की वजह से वो रुक गई। और यही हमारी रन टाइम एरर होती है कि जब हमारा कोड एग्जीक्यूशन की स्टेज में होता है और ऐसे ही किसी फॉल्ट की वजह से वो प्रोग्राम रुक जाए, उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया, क्लियर है। दूसरी एनालॉजी देखते हैं रेसिपी की। रेसिपी की एनालॉजी क्या कहती है? रेसिपी की एनालॉजी आप ऐसे समझिए कि रेसिपी आपके पास किसी चीज को बनाने की थी। लेट से कोई पास्ता था, उसको बनाने की आपके पास वो रेसिपी थी, ठीक है। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है, स्टेप 5 ये है। ये सारी बातें आपको पता थी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंटैक्टिकली जब चेक किया गया तो स्टेप 1 अच्छे से लिखा हुआ था, स्टेप 2 भी, स्टेप 3 भी, स्टेप 4 भी और स्टेप 5 भी, सारे के सारे स्टेप सिंटैक्टिकली करेक्ट थे, यानी कि वो रूल्स सारे फुलफिल हो रहे थे, यानी कि हम प्रोग्राम को, यानी कि रेसिपी बनाने के काम को शुरू कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बढ़िया। या ये कहा जाए कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट थी उस रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए वो हमारे पास मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हुआ, वहां पर हमारी कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रही है। ठीक, जैसे ही मैंने रेसिपी को बनाना स्टार्ट किया, किसी वजह से जो हमारी एलपीजी गैस थी वो खत्म हो गई। ठीक है, एलपीजी गैस जो थी वो हमारी खत्म हो जाती है। हुआ क्या उसकी वजह से? सिंपल सी बात है, जो हमारा रेसिपी मेकिंग प्रोसेस था, यानी जो कुकिंग का प्रोसेस था, वो क्या हो गया? रुक गया, डायरेक्टली शट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे पास फ्यूल ही नहीं है जिसकी मदद से हम बर्नर को जला सकें, हीट जनरेट कर सकें, जिससे हम वो रेसिपी को तैयार कर सकें। तो ये रन टाइम एरर का एग्जांपल हुआ। आई होप इस एनालॉजी से आपको सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर के बीच की सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई रन टाइम एरर्स आर चैलेंजिंग। ठीक है, रन टाइम एरर्स चैलेंजिंग क्यों होती हैं? देखिए, सिंटैक्स एरर्स की अगर मैं बात करता हूं, किसकी? सिंटैक्स एरर्स की, तो ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होती है हमारे लिए, बिल्कुल भी हमारे लिए ये चैलेंजिंग नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता देता है। क्या करता है? इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से हम आसानी से उस सिंटैक्स एरर को करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बट रन टाइम एरर्स थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन इनका है डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इनको प्रिडिक्ट कर पाना, पहले से बता पाना कि ये एरर आ सकती है, इनको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? यहां तक कि ये रन टाइम एरर मेरे साथ न जाने कितनी बार आई होगी कि जब मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीजें सीखना शुरू करी थी। क्योंकि भाई सिंटैक्टिकली लगता था कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो पता नहीं अचानक से क्या हो जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये पता चलती है कि जब प्रोग्राम रन होता है, इसलिए पहले से बता पाना, पहले से इनका प्रिडिक्शन कर पाना मुश्किल होता है। इतनी बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? ठीक है, लेकिन जब रन टाइम के दौरान इनका एनकाउंटर होता है, यानी कि ये आती हैं, तो उस वक्त हमें पता भी चल जाता है कि किस वजह से हुई है। और फिर अगर हम थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाएं, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करें, तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई दिक्कत यहां पे थी। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि प्रोग्राम क्रैशेस। इसकी वजह से होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाते हैं, जिसमें मेरा 40-50 मिनट का टाइम लग गया मान लीजिए। ठीक है, और 40-50 मिनट के टाइम के बाद एक लाइन ऐसी आती है जो रन टाइम एरर क्रिएट कर देती, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। उसकी वजह से होगा क्या? होगा यही कि जो ये 40-50 मिनट की मेहनत मेरे प्रोग्राम ने करी थी, वो भी पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, नजरअंदाज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। दैट इज वाई जो प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं रन टाइम एरर्स की वजह से, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीजों का नुकसान हमें देखने को मिलता है। टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, साथ में हमारा रिसोर्स भी वेस्ट हो सकता है अगर हमारे प्रोग्राम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है तो। तीसरी चीज ये होती है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इनको पकड़ पाना कभी कभी मुश्किल होता है। क्यों?
क्योंकि कुछ सिनेरियोज में ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगी, लेकिन कुछ रेयर ही सिनेरियोज होते हैं जहां पर ये नहीं काम करते हैं। अक्सर ऐसे लॉजिक्स हम लिखते हैं कि कुछ सिनेरियोज के अंदर वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं और सेम कोड है कि जो कुछ सिनेरियो के अंदर क्रैश कर जा रहा है। सेम कोड, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, सेम कोड की बात हो रही है। क्लियर हो रही बात? तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होने का मतलब कि रन टाइम एरर्स आपकी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है तो आप उस रन टाइम एरर को शायद ही आइडेंटिफाई कर पाओ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और दूसरी बात ये कि कुछ सिनेरियोज में ये काम कर जाएगा और कुछ सिनेरियोज में काम नहीं करेगा। ऐसे भी कुछ रन टाइम एरर्स हमारे सामने आते हैं, अभी हम उनको भी देखेंगे। यहां पर यहां तक बात क्लियर हो गई है? तो अब हमने यहां पर सारी बातें रन टाइम एरर से रिलेटेड थियोरेटिकली समझ ली हैं। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि रन टाइम एरर्स प्रोग्राम्स के अंदर कैसे आती है। तो चलते हैं ब्लूजे विंडो के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं एक नया क्लास बना लेता हूं और इस क्लास का मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर। अब आप जब कोड में इन एरर्स को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि रन टाइम एरर्स एक्चुअल में आती कैसे। ठीक है, तो ये क्लास में यहां पे ले आता हूं, सिंटैक्स एरर वाले को कंपाइल कर दिया। रन टाइम एरर पर हम आ गए, सारा कोड मैंने हटा दिया। फटाफट से मैंने लिखा पब्लिक क्लास, जो भी मेरे क्लास का नाम था रन टाइम एरर। फिर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है बात? बहुत अच्छे से। अब कोई रन टाइम एरर यहां पे क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहली जो रन टाइम एरर हम क्रिएट करने वाले हैं वो होती है डिवाइड बाय जीरो। बहुत ही मशहूर एरर है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। इसके ये ना सिखाया जाए तो फिर मजा ही ना है पढ़ाने में। ठीक है, तो डिवाइड बाय जीरो एरर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना इज नॉट डिफाइंड, वो हम कर ही नहीं सकते। तो वही सेम काम जब एक बंदा प्रोग्राम में भी करना चाहता है तो वो वहां पर भी पॉसिबल नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब मैथमेटिक्स नहीं अलाउ कर रहा है तो हम कौन से झंडे यहाँ पे गाड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। और आप सोच लीजिए कि जीरो से डिवाइड जब हम करते हैं, नॉर्मली आप करिए तो जीरो जीरो सा जीरो, आप करते रह जाएंगे, इनफाइनाइटली आप करते रह जाएंगे, लेकिन कभी आपका डिवीजन खत्म ही नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आप सोचे भी करने का, नॉर्मली जो बेसिक इंट्यूशन होता है डिवीजन करने का, अगर आप उस हिसाब से चलें तो आपका वो डिवीजन कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो वाकई में अगर वो प्रोग्राम कराने लग जाए, डिवीजन कराने लग जाए जीरो से, तो पता चला वो इनफाइनाइट लूप टाइप की चीज में फंस गया और हमारा रिसोर्स पूरी तरह से अचानक से सिस्टम क्रैश करके बंद कर जाएगा जब हमारी रैम फुल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जावा वालों ने इस चीज को पहले से हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन लगा रखा है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इस प्रिंट एलन के कमांड के अंदर यानी कि फंक्शन के अंदर मैंने यहां पर लिखा 5 स्पेस डिवाइडेड बाय 0। अब यहां पे होगा क्या आपको भी पता है बहुत अच्छे से, यहां पे पहले से लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 0। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक नंबर 5 है जिसे मैं 5 से यहां पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्लास को कंपाइल किया। मजे की बात आपने देखी, नीचे क्या लिख के आया, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। मतलब इसमें सिंटैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंटैक्टिकली कंपाइलर को इतना ही पता है कि जब डिवीजन का सिंबल होगा तो उसके लेफ्ट हैंड पे एक ऑपरेंड होगा, उसके राइट हैंड पे एक ऑपरेंड होगा। उसको बस इससे मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने कौन सा नंबर लिखा है या फिर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? तो सिंटैक्टिकली इट इज करेक्ट, बट अगर हम लॉजिकली थोड़ा सा सोचें तो यहां पे दिक्कत है। तो हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आती है, क्लोज किया प्रोग्राम को, राइट क्लिक किया, अब हम मेन मेथड को कॉल लगा रहे हैं। अब आपने देखा मैंने क्लास कंपाइल करी, कोई एरर नहीं आती है। कोई एरर नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि सिंटैक्स एरर नहीं आई, कंपाइलेशन प्रॉपर्ली हो गया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टेज में ला सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स पे क्लिक किया, फौरन इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मुझसे कह रहा है ओके, जैसे ही मैं यहां पर ओके पे क्लिक करूंगा मेथड को कॉल लग जाएगी और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का शुरू हो जाएगा। ओके दबाया, बेहतरीन। कुछ तो एरर आई और उस एरर की वजह से उसने मुझे प्रोग्राम खोल के वापस से दे दिया और मुझे नीचे क्या लिख के दे रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। ये इन्होंने जावा ने इस चीज को हैंडल करने के लिए, ये बदतमीजी हैंडल करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 0 वाली उन्होंने पहले से एक एक्सेप्शन बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एरर मैं दिखाता हूं। ये एरर आई जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, आप अरिथमेटिक में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। क्या करने की कोशिश कर रहा था, डिवीजन बाय 0। क्लियर हो गई बात? लाइन नंबर भी इसने बता दी कि लाइन नंबर 5 पे आपकी ये दिक्कत है।
ठीक है, तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया मुझे वो फौरन वहां पर लेकर के आ गया जहां पे मैंने गड़बड़ करी थी। अब मैं इसको अगर यहां से हटा देता हूं और 5 को मैं 1 से या किसी और नंबर से डिवाइड करता हूं तो मुझे कंपाइलेशन में भी कोई एरर नहीं आएगी, और जब मैं उसे राइट क्लिक करके मेन मेथड को कॉल लगा के ओके दबाऊंगा तो सिंपली 5 1 से डिवाइड होके मुझे आउटपुट प्रॉपरली दिखाई देगा, जो कि आंसर आना चाहिए था 5। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम दूसरी एक और एरर देखने की कोशिश करते हैं जो होती है इनपुट मिसमैच की, क्योंकि मैंने कहा ना रन टाइम एरर प्रोग्राम स्टेट पे डिपेंड करती है। दूसरी हम क्या देखेंगे, इनपुट मिसमैच वाला चक्कर। इनपुट मिसमैच वाली चीज क्रिएट करने के लिए हम यहां पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है, मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब स्कैनर क्लास का काम लेना है तो यानी यहां पर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि स्कैनर st इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ऐसा हमने किया तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हो जाता है। अब हम इनपुट मिसमैच की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इनपुट मिसमैच में होगा क्या, मान लो मैंने क्या किया, int a इज इक्वल टू, मैं कोई नम ले रहा हूं, नंबर की वैल्यू लेना चाह रहा हूं बाहर यूजर से, और मैं उसे स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू लेना चाह रहा हूं। तो int टाइप का वेरिएबल था तो मैंने यहां पे नेक्स्ट int लिख दिया। क्लियर हो गई बात, लिख दिया। उसके बाद मैंने यहां पर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर दी। बढ़िया। आपको पता है कि एक इंटीजर नंबर का इनपुट कुछ इसी तरह से लिया जाएगा यूजिंग स्कैनर, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं आगे चल के यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट भी कराता हूँ, system.out.println, और नम की वैल्यू को मुझे प्रिंट भी कराना है जो मैंने दी है। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आती क्योंकि सिंटैक्टिकली एवरीथिंग इज राइट, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और इसने मुझसे इनपुट मांगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं यहां पर इनपुट में 5 देता हूं। क्या दिया मैंने, 5 दिया, एंटर दबाया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि उसने एक इंटीजर मांगा, मैंने एक इंटीजर दिया। ठीक है, दोबारा से प्रोग्राम को रन कराते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिख दिया 2.4, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर इंटरनली स्कैनर क्लास ने इस चीज को हैंडल करने के लिए चीजें नहीं लिखी होंगी तो यहां पर एरर या फिर कोई एक्सेप्शन चीज जैसी चीज आनी चाहिए। ठीक है, हैंडल तो किया होगा उन्होंने किसी न किसी तरह से। तो देखते हैं क्या करते हैं, एंटर दबाते हैं, और क्या आया, फौरन से प्रोग्राम खुल गया। एरर सबसे पहले देखते हैं, एरर आई java.util, मैंने दिया 2.4, यहां पर हुआ क्या, java.util.input mismatch exception। क्या है ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये एक ऐसी एरर है जो हमारे सामने तब आती है जब हम दो अलग अलग तरह की वैल्यूज को आमने सामने रख देते हैं। मतलब क्या कि ये यहां पर जो हमारा sc.next int वाला फंक्शन था, है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसे एक इंटीजर वैल्यू दूंगा, लेकिन मैंने वहां क्या बदतमीजी करी, इनपुट देते टाइम मैंने 2.4 लिख दिया, मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू दे दी। अब डेसिमल वैल्यू तो ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो इसने फौरन कहा भैया मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए थी, तुम मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हो, ये तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच करा दिया तुमने। और उसने फौरन से एक एरर यहां पे मुझे दिखा दी। क्लियर हो रही बात। तो ये भी एक रन टाइम एरर है। क्यों, क्योंकि मुझे प्रोग्राम कंपाइल करते वक्त इसके बारे में पता नहीं चला था। और ध्यान से सोचिएगा, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। पहली बार जब मैंने नॉर्मली इंटीजर 5 दिया कोई एरर नहीं आई, यही सेम प्रोग्राम सेम लॉजिक अच्छे से काम किया, लेकिन जब मैंने बदतमीजी करी वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, फौरन ये प्रोग्राम क्रैश कर गया और फौरन से मुझे क्या दिखाने लगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन नाम की एक एरर दिखाने लगा। क्लियर हो गई बात रन टाइम एरर्स के बारे में कि ये कैसे काम कर रही हैं और कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब देखिए कोड में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड एकदम परफेक्टली फाइन है। दिक्कत बाहर से हुई और वो तभी होगी जब मैं बाहर से कोई बदतमीजी करूंगा। या तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम पहले ही एक बाहर के लिए मैसेज डिस्प्ले करा दें कि इंटीजर टाइप की ही वैल्यू देना। ठीक है, अब उसके बाद भी कोई करे हरकत तो फिर वो तो बदतमीजी हुई। फिर भी ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। हमने रन टाइम एरर्स के बारे में सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझ ली कि रन टाइम एरर्स होते क्या है, कब आते हैं, कैसे पता चलता है इनके बारे में, इनको कैसे हैंडल करना होता है। सारे हमने कोड्स भी देख लिए और काफी अच्छे से रन टाइम एरर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहां पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि जहां पर हम बात कर रहे होंगे लॉजिकल एरर्स के बारे में।